हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है वो समझेंगे। सॉल्यूशन जो है वो हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, तो जो लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है वो हमारे पास तीन तरीके से बन सकता है। या तो हम लिक्विड को मिक्स करें तब भी हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर हमारे पास लिक्विड और गैस को मिलाएं तब भी सॉल्यूशन बनेगा, और हमारे पास सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करें तब भी हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो सॉल्यूशन बनने का हमारे पास तरीका क्या होगा वो समझेंगे। अगर एक हमारे पास सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरीके से बनाया जा सकता है। ये सॉल्यूशन तीन तरीके से बनाया जा सकता है, और ये तीन तरीका हमारे पास क्या होगा वो देखना। तो सबसे पहला हमारे पास जो है सॉल्यूशन बनाने का, तो वो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम लिक्विड को मिक्स कर दें, लिक्विड प्लस लिक्विड को मिक्स कर दें, मतलब हमारे पास सॉल्यूट भी लिक्विड और हमारे पास सॉल्वेंट भी लिक्विड। दूसरा कि हम गैस को मिक्स कर दें हम लिक्विड में, तब भी हमारा गैस क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट होगा। तो उस केस में भी हमारे पास क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और तीसरा कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दें, मतलब सॉलिड जो होगा वो हमारे पास सॉल्यूट होगा और लिक्विड जो होगा वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो अगर हम इस तरीके से अगर मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अगर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन अगर इस तरह से फॉर्म होगा तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, एक एक करके हम देखेंगे ये सारे चीज़ों को कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, फिर हमारे पास गैस इन लिक्विड देखेंगे, और तीसरा हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड देखेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन में यही तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूट को हमने लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाया तो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो समझेंगे हमारे पास वेपर प्रेशर, कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है तो उस केस में हमारे पास दो लिक्विड को मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, अब ये वेपर प्रेशर क्या है, अगर सीधा सिंपली हम देखेंगे तो भाप, वेपर मतलब भाप ही हो गया, गैस हो गया। वो जो वेपर जो होगा वो प्रेशर लगाएगा, जैसे गैस है तो गैस प्रेशर लगाता है। जैसे हमारे पास अगर अर्थ कंसिडर करते हैं, ये अगर हम अर्थ कंसिडर करेंगे तो अर्थ के ऊपर गैस का लेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो गैस अर्थ के ऊपर जो गैस है वो प्रेशर लगाएगा, जो प्रेशर लगाएगा उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होगा वो समझना, भाप के द्वारा जो लगाया गया प्रेशर उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। मगर यहाँ पे ग्लिच है। ग्लिच क्या है कि हमेशा जो भाप प्रेशर लगाएगा उसको वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। अब यहां से समझना, अगर हमने कोई एक लिक्विड लिया, अगर हमारे पास एक लिक्विड है, एक कंटेनर ले लिए, अब यहां पे कंटेनर में क्या है हमारे पास, लिक्विड को हमने फिल अप कर दिया। इस कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया, इस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड फिल है। अब इस लिक्विड फिलअप में जो हमारे पास होगा ये लिक्विड किस में चेंज होगा, हमारे पास वेपर में, और वेपर में जब यहाँ पे हमारे पास जमा होगा ये धीरे धीरे कंडेंस तो भी होगा,
तो क्या होगा, ये वेपर हमारे पास क्या होगा, लिक्विड में। तो लिक्विड से कहाँ जा रहा है हमारे पास, वेपर में, और वेपर से फिर किस में जा रहा है, लिक्विड में। तो अगर लिक्विड से हमारे पास वेपर में जा रहा है तो ये क्या करेंगे, हमारे पास वेपराइजेशन या इवापोरेशन। तो यहाँ पे हम लोग टर्म देते हैं इवापोरेशन हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास वेपर से जब लिक्विड आएगा तो उसको कंडेंसेशन। तो जब हमारे पास कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो और हमारे पास जो वेपर है वो हमारे पास कंडेंस होगा लिक्विड में, तो जब हमारे पास ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उस समय जो वेपर प्रेशर लगाएगा, उस समय का जो भाप प्रेशर लगाएगा उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। किसी भी टाइम पे वेपर प्रेशर जो भाप प्रेशर लगा देगा उसको नहीं बोलेंगे। जब हमारे पास वेपराइजेशन और कंडेंसेशन जब इक्विलिब्रियम में आ जाए उस समय जो वेपर प्रेशर लगाएगा लिक्विड सरफेस पे उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड surface at equilibrium of evaporation and condensation. It is a pressure of vapor exerted on it is a pressure of vapor exerted on liquid surface at equilibrium of vaporization and condensation. अब देखो, अगर इस चीज का ग्राफ भी बना सकते हैं वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ दिखेगा वो समझना। अब हमारे पास ये जो ग्राफ बना रहे हैं वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे पास है एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा वो थोड़ा सा समझना कि जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे तो हमारे पास जो वेपराइजेशन होता है ना वो या इवापोरेशन वो क्या होगा, कांस्टेंट होता है टाइम के साथ। ये हमारे पास इधर रेट है और इस एक्सिस में हमारे पास एक्स एक्सिस में टाइम है कि रेट क्या होगा और टाइम क्या होगा। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो इवापोरेशन होता है, वेपराइजेशन की जगह बेहतर होगा कि इवापोरेशन लिखो, क्योंकि इवापोरेशन बॉइलिंग टेम्परेचर पे भी, बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे ऑब्जर्व किया जाएगा और वेपराइजेशन बॉइलिंग टेम्परेचर पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इवापोरेशन, ये रेट जो है हमारे पास इवापोरेशन का रेट है। दूसरा होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कब स्टार्ट होगा, जब भाप हमारे पास लिक्विड सरफेस जो भाप होगा वो हमारे पास ऊपर जमा हो जाए, उसके बाद हमारे पास कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना भाप बने ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब खाना अगर बनाते हो तो उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो, जब खाना शुरू में जब लिड ढक्कन उसको लगाते हो तो कम ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं। जब खाना पूरा पानी बॉईल करना स्टार्ट कर देता है तो उसमें ज़्यादा ड्रॉपलेट देखने को मिलते हैं। तो टाइम के साथ क्या होता है, कंडेंसेशन बढ़ता है। जितना ज़्यादा वेपर होगा उतना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा और एक टाइम आएगा जिसमें इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि रेट जो होगा कंडेंसेशन का टाइम से साथ इंक्रीज करते जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इवापोरेशन और कंडेंसेशन हमारे पास इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो इस टाइम पे जो हमारे पास वेपर प्रेशर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। क्योंकि इस केस में क्या है, इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम है। ये जो एक्सिस है वो किसका है, हमारे पास कंडेंसेशन का। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग समझेंगे वेपर प्रेशर, हमने समझ लिया। वेपर प्रेशर के बाद हम लोग समझेंगे कि हमारे पास क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो समझेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझना। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारे पास वेपर का जो प्रेशर होगा और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा,
मतलब जो बाहर से एग्जर्ट करोगे एक्सटर्नल प्रेशर जो लगेगा वो जब बराबर हो जाएगा तो उस समय क्या होता है, लिक्विड हमारे पास वेपर में चेंज होना शुरू कर देगा। तो उसी लिक्विड हमारे पास वेपर में चेंज हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है कि जो वेपर का प्रेशर होगा और बाहर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, मतलब बाहर अगर खाना ओपन में बना रहे हो तो बाहर कौन प्रेशर लगा रहे हैं, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे पास जो वेपर प्रेशर है जब बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और उस पॉइंट पर जितना टेम्परेचर होगा वो हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर। इट इज अ पॉइंट एट विच vapor pressure of liquid, vapor pressure on liquid is equal to एक्सटर्नल या फिर हमारे पास क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या तो एक्सटर्नल प्रेशर या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। इट इज अ पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑन लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस पॉइंट इज known as boiling point। दूसरा आप समझना कि इस पॉइंट पे जो हमारे पास टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज known as boiling टेम्परेचर। हमारे पास इस पर जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाया जाएगा। अब देखो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास अलग, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम वारी कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि जब आप खाना बनाते हो ओपन बर्तन में और दूसरा आप खाना जो बना रहे हो वो प्रेशर कुकर में बना रहे हो, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में खाना अगर जल्दी बन जाता है तो इसका रीज़न क्या हुआ वो समझना। अगर तुम कोई खाना बना रहे हो, अगर तुम 100 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हो और एक बोल देंगे कि 200 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हो, तो खाना किस में जल्दी बनेगा, 200 में। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी हमारे पास कुकिंग होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये बोलें कि प्रेशर कुकर में पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाता है और जो ओपन बर्तन में बना रहे हो खाना वहाँ पे 100 डिग्री ही जाएगा, तब तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से बनना हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पे हमारे पास भाप का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए। तो जब हमारे पास ओपन खाने में बना रहे हो तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm। दूसरा हमारे पास भाप जो लगाएगा वो 1 atm लगा देगा तो 100 डिग्री पे बॉईल करेगा। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर में बात करो कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, अब बाहर तो 1 atm है मगर 1 atm थोड़ी लग रहा है, उसमें जो कुकर का ढक्कन लगा दिए हो वो एक फोर्स लगाएगा और उस कंटेनर में तो भाप बनेगा। जो भाप बनेगा वही उसका एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तो भाप तो रिलीज हो नहीं रहा, वो एक प्रेशर तक मेंटेन रखेगा ना। जब प्रेशर अगर मान के चलते हैं कि 4 atm तक वो प्रेशर झेल सकता है, 4 atm से जितना ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ज़्यादा हो जाएगा वो सीटी मार देगा और फिर से घट जाएगा। तो उसका प्रेशर अगर मान के चलते 4 atm पे चला जाएगा, तो जब उसका वेपर एक्सटर्नल का प्रेशर बढ़ा तो उसको वेपर प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा लिक्विड पर तब हमारे पास क्या हो जाएगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो 1 atm नहीं लग रहा है। अब सीधा क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो 1 atm से क्या हो गया, प्रेशर कुकर में 4 atm अगर हो गया तो 4 atm होगा, तो वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अगर 4 atm हो गया तो लिक्विड को भी तो 4 atm करना पड़ेगा।
और 4 एटीएम करने के लिए हाई टेम्परेचर, उसको बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वेपराइजेशन होगा। और वेपराइजेशन अगर वो 4 एटीएम पर करना है तो ज़्यादा वेपर बनाना पड़ेगा लिक्विड को 4 एटीएम के बराबर करने के लिए। और जब 4 एटीएम के लिए ज़्यादा अगर बढ़ाना पड़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे हमारे पास 100 था वो 100 से बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी बनता है। और दूसरा एक और समझना कि जैसे अगर हम बात करें कि एक ग्राउंड फ्लोर पे खाना बना रहे हैं और एक टॉप फ्लोर पे खाना बना रहे हैं, तो खाना किस में हमारे पास जल्दी बनेगा, खाना हमारे पास जल्दी बनेगा ग्राउंड फ्लोर में। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, और जब टॉप फ्लोर में बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, क्योंकि देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेंगे नंबर ऑफ जो गैस का लेयर होगा वो घटते चला जाएगा, अगर घटते चला जाएगा तो कम गैस होगा, ऊपर कम गैस होगा तो कम प्रेशर लगाएगा, तो भाप को कम ही प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तो वो 100 से नीचे आ जाएगा। और अगर हमारे पास नीचे की बात कर रहे हैं, अगर हम नीचे की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या है कि 1 एटीएम लगेगा, वो ऊपर 1 एटीएम से कम, नीचे तो 1 एटीएम लगेगा ना, तो 1 एटीएम के बराबर करने के लिए उसको 100 पे करना पड़ेगा। तो नीचे का लिक्विड 100 पे बॉईल करेगा और ऊपर 100 से कम बॉईल करेगा, तो 100 में ज़्यादा टेम्परेचर पे खाना जल्दी बनेगा, कम टेम्परेचर पे कम बनेगा। अब दूसरा है कि अगर प्रेशर कुकर हम ग्राउंड फ्लोर में बात करें और प्रेशर कुकर हम टॉप फ्लोर में बात करें, तब किस में खाना बनेगा, दोनों में सेम टाइम बनेगा, क्योंकि अब उसको एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना एक्सटर्नल प्रेशर वो खुद एक बनाएगा, वो एक अपना ही सिस्टम है। तो यहां से और देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक से ज़्यादा होगा, अलग अलग वेपर प्रेशर पे एक एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसके बेसिस पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जब आप लिक्विड का बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उस समय सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स कर रहे हो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर वैरी करते चले जाओगे तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग आएगा, तो इन्फिनाइट बॉइलिंग पॉइंट पॉसिबल होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल का एक बॉइलिंग टेम्परेचर बताते हैं तो वो एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 1 एटीएम हुआ होगा तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हुआ, और बॉइलिंग पॉइंट एक से ज़्यादा पॉसिबल है। अगर 1 एटीएम की जगह 2 एटीएम रखो या पॉइंट हमारे पास 5 एटीएम रखो तो फिर दूसरा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर क्या है उस पर बॉइलिंग टेम्परेचर डिपेंड कर जाता है। तो देयर आर इनफाइनाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। और दूसरा normal boiling point is the boiling point. Normal boiling point is when atmospheric pressure is 1 atm। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 1 एटीएम कर दोगे तो जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वही हमारे पास क्या होगा, वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर देखो एक चीज़ दिखाते हैं तुम लोगों को, फेज डायग्राम अगर हम यहाँ से दिखाएंगे तुमको वाटर का, तो थोड़ा सा देखना, वाटर का फेज डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है, ये हमारे पास प्रेशर का रीजन है और ये हमारे पास टेम्परेचर का रीजन है। ये इस रीजन में, अच्छा इसको एक्सट्रापोलेट करें, इसको ऐसा कर देते हैं, ये ओरिजिन से कट करेगा। इस रीजन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सॉलिड, इस केस में लिक्विड, और इस केस में हमारे पास जो होगा वो गैस एग्जिस्ट करेगा। तो ये अलग अलग रेंज है जिसमें हमारे पास किसी पार्टिकुलर प्रेशर और किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या एग्जिस्ट करेगा। तो जब हम लोग 1 एटीएम की बात करते हैं, तो जब हमारे पास 1 एटीएम की हम बात कर रहे हैं तो वो जो पॉइंट्स आएगा कहीं यहाँ पे आएगा। तो अगर यहाँ पे आएगा तो ये जो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड जो इक्विलिब्रियम आएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है। ये जो हमारे पास आएगा वो 1 एटीएम पे, सॉरी ये हमारे पास 273 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। मगर जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे,
तो अगर हमारे पास हायर प्रेशर पे हम बात करेंगे तो सेम ही टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारे पास क्या होगा, ये आगे देखने को क्या मिलेगा कि सिर्फ लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या देखने को मिलेगा, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या है उस पे डिपेंड, हमारे पास प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, उस बात पे डिपेंड कर जाता है, प्रेशर पे डिपेंड कर जाता है कि हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा। अब चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब दूसरा देखेंगे, हमारे पास बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पास जो दूसरा होगा वो हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर पे रिलेशन देखेंगे। अब देखो हमारे पास सीधा सिंपली क्या हो रहा है कि अगर हम कोई एक लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं तो लिक्विड हमारे पास चेंज किस में हो रहा है, लिक्विड से हमारे पास वो चेंज हो रहा है वेपर में, वेपर या गैस बोल सकते हो। तो कोई सब्सटेंस है जिसका हमने वॉल्यूम माना, इनिशियली जो वॉल्यूम होगा, इनिशियली जो होगा वो सारा लिक्विड होगा, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं VL। हमारे पास जब फाइनल की बात करेंगे तो सारा लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। तो वेपर ऑफ गैस हमको VG लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम हमारे पास जो होगा वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। फाइनल में वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, माइनस इनिशियली क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब हमें ये पता है ना कि अगर हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, गैस का गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास बहुत ज़्यादा, जैसे अगर 1 लीटर हमने पानी लिया, अब 1 लीटर का ही अगर वेपर लोगे तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसको अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो कोई नंबर बहुत बड़ा हो किसी के रिस्पेक्ट में तो वो उस पर ऐड करो वो छोटा नंबर या सब्सट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपेयर में बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है तो उसको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से देखो तुमने पढ़ा है एज वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर फॉर 1 मोल्स के लिए लिखें, फॉर n बराबर 1 के लिए लिखें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू nRT बाय हमारे पास, सॉरी n तो हम लोग 1 पुट कर चुके हैं, ये लिख सकते हैं nRT बाय P। अब एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होता है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होगा, उससे हम लोग ये आगे फॉर्मूला डराइव करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक हमारे पास फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक रिलेशन होगा, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारे पास डेल्टा P बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा H बाय T डेल्टा V हमारे पास। अब ये जो हमारे पास रिलेशन है उस रिलेशन में हम लोग देखेंगे, तो देखो गौर से हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे डेल्टा V है हमारे पास और यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, ये भी डेल्टा V है, डेल्टा V बराबर VG। तो ये वैल्यू अगर वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिडर कर रहे हैं, यही हमारे पास डेल्टा V है, तो डेल्टा V की जगह RT बाई P पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DP बाय DT इज इक्वल्स टू डेल्टा H बाय T। डेल्टा V की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, R और T हमारे पास आ जाएगा, RT, और ऊपर जो हमारे पास चला जाएगा वो चला जाएगा P। अब यहाँ से समझें,
यहाँ से समझिएगा। अब देखो हमारे पास डिफरेंशिएटिंग टर्म्स कौन है, डीपी और डीटी। अगर हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो उसी का फंक्शन आना चाहिए। तो उसी का फंक्शन अगर आना चाहिए तो ये ऐसा लिख सकते हैं, डीपी बाय हमारे पास ये पी इधर आ जाएगा, डीटी को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इंथैल्पी डेल्टा एच क्या है, जैसे लिक्विड से वेपर में चेंज करेंगे तो इसमें हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो डेल्टा एच हमने बाहर निकाल दिया, नीचे आर भी रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास dt को अगर ऊपर लिखेंगे तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा, टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ से ऐसा लिखेंगे, डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय आर, कॉन्स्टेंट था इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, ये डी टी बाय हमारे पास टी स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, लिमिट क्या क्या पुट करेंगे वो थोड़ा सा देखना। अगर हमारे पास वेपर प्रेशर P1 है तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा वो T1 होगा। अगर वेपर प्रेशर P2 है तो उस समय बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा वो T2 होगा। अब यहाँ से देखो dx बाई एक्स जो होता है उसका log x पढ़ते हो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो लिखोगे log, ये जो बेस e है, बेस ई पी आएगा, लो अपर लिमिट P2 लोअर लिमिट P1 इज इक्वल्स टू हमारे पास डेल्टा एच बाय आर। अब देखो ये जो ऊपर पावर ले जाओगे -2 आ जाएगा। अच्छा इसका डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या, पावर ऊपर चला जाएगा, एक पावर में ऐड करेंगे और जितना पावर था उसमें भी डिनोमिनेटर में एक ऐड करेंगे, तो इसका क्या आएगा, -1/t आएगा। तो अगर माइनस हम बाहर निकाल देते हैं तो 1/t हो जाएगा, एक बार हमारे पास T2 और एक बार T1। अब देखो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो log P2 माइनस log P1 आएगा, log A माइनस log B बराबर क्या लिख सकते हैं, log B बाय A बाय B। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें कि ये जो log बेस हमारे पास E होगा इसको P2 बाई P1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस डेल्टा H बाय जो R होगा ये आ जाएगा 1 बाय हमारे पास T2 माइनस 1 बाय T1। अब ये नेगेटिव अगर अंदर ले जाएं तो T1 का टर्म्स नेगेटिव जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव में, और T2 जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में हमारे पास हो जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, log P2 बाई P1 बेस E है, ये डेल्टा H बाई R हमारे पास 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 हो जाएगा। अब देखो अगर log बेस E को बेस 10 में चेंज करना चाहेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2.303, ये log हमारे पास अब ये बेस 10 में चेंज हो गया, P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H बाई R 1 बाय हमारे पास T1 माइनस 1 बाय हमारे पास T2। अब यहाँ से log P2 बाई P1 जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा H बाय 2.303 R 1 बाय हमारे पास T1 1 बाय हमारे पास T2। ये फॉर्मूला हो गया कि हमारे पास वेपर प्रेशर और बॉइलिंग टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। अब इस इक्वेशन को बोला जाता है, एक साइंटिस्ट था तो उसके नाम पे रखा गया था, इसको बोलते हैं क्लॉसियस-क्रिप्रियन इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या नाम है, क्लॉसियन-क्रिप्रियन इक्वेशन। तो क्लॉसियन क्रिप्रियन इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास अब ये निकालिए। अब देखो ऐसा 2-3 पॉइंट्स और देखेंगे कि वेपर प्रेशर हमारे पास किस बात पे डिपेंड करेगा और किस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, वो भी थोड़ा सा देख लें। हमारे पास वेपर प्रेशर जो वेपर बनेगा वो हमारे पास किन किन बातों पे डिपेंड करेगा और किन किन बातों पे नहीं डिपेंड करेगा। तो सबसे हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर don't depends upon, पहला हमारे पास किस बात पे डिपेंड नहीं करेगा वो समझना। तो अगर जब हमारे पास वेपर प्रेशर जब चेंज हो सकता, जिस समय वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा मतलब उस पर हमारे पास जिस केस में बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज हो गया उस समय हमारे पास वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझना, अगर हम 2 लिक्विड लिए हैं
दो लिक्विड लिए हैं, एक हमने बड़े से प्लेट में लिया हुआ है और एक ग्लास में लिखा हुआ है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, 100 पे ही रहेगा, सेम ही हाइट पे, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाएगा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस समय हमारे पास क्या होता है, वही बॉइलिंग टेम्परेचर, तो दोनों पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बस ये तुमने जो पढ़ा है कि लिक्विड जब जितना ज़्यादा सरफेस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लिक्विड से वेपर ज़्यादा बनेगा, मगर वेपर प्रेशर तो उस समय थोड़ी बोलेंगे, वो तो जब कंडेंसेशन और हमारे पास इवापोरेशन सेम आ जाए उस समय जो वेपर लगाएगा वो प्रेशर जो होगा वेपर प्रेशर। तो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जो बड़े से प्लेट में ले रहे हैं और एक छोटे से ग्लास में ले रहे हैं या ग्लास में जिसमें जैसे भी ले रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया अलग अलग है, शेप अलग है, अमाउंट अलग है। तो अगर ये कुछ भी रहे तो हमारे पास क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं, अगर ये सेम ही है मतलब वेपर प्रेशर भी सेम होगा। तो हमारे पास वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला हमारे पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। इससे वेपर का अमाउंट हमारे पास वेपराइजेशन बढ़ेगा, मगर हमारे पास ये कभी नहीं होगा कि वेपर प्रेशर चेंज हो जाए। तो सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा शेप, शेप एंड साइज, साइज ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का शेप एंड साइज नहीं होगा, जिस कंटेनर में रखे हो उसका हमारे पास शेप एंड साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा। और तीसरा हमारे पास अमाउंट, अमाउंट ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड तुमने कितना ले लिया उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, 1 लीटर लो या 1000 लीटर लो। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उस केस में हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब वेपर प्रेशर भी सेम ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा कि वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसी पे वेपर प्रेशर भी नहीं डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर जाएगा, उस पे भी हमारे पास वेपर प्रेशर डिपेंड कर जाएगा। देखो अगर हम दो अलग अलग लिक्विड लेंगे तो अलग अलग हमारे पास वेपर प्रेशर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, अगर बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग तो वेपर प्रेशर भी अलग अलग। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो बोलेंगे नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं तो मतलब कुछ नहीं, अलग अलग लिक्विड का हमारे पास अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। तो यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर। और दूसरा जो हमारे पास है वो हमने अभी क्लॉसियस-क्रिपॉन इक्वेशन में प्रेशर और टेम्परेचर का ही देखा, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर पे दूसरा डिपेंड कर जाएगा तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो ये कुछ हमारे पास बातें थी वेपर प्रेशर से रिलेटेड, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग सीधा सिंपली क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है वो थोड़ा सा देखना, कि हमारे पास अगर वेपर प्रेशर अगर हाई है, वेपर प्रेशर अगर हाई होगा तो हमारे पास, अब मान के चलना थोड़ा सा एक चीज़ समझना, किसी का अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा वो समझना। जैसे एक पेट्रोल लिया, दूसरा पानी लिया, पेट्रोल और पानी लोगे तो फ़र्क क्या देखने को मिलेगा, पेट्रोल कुछ देर के बाद वो पूरा लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा और हमारे पास पानी लिक्विड से वेपर चेंज होगा मगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से समझना कि हमारे पास जो वेपर है वो पेट्रोल का ज़्यादा बनेगा, तो पेट्रोल का अगर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर पेट्रोल का ज़्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने उसके बराबर होने के लिए कम ही टेम्परेचर पे उसके बराबर हो सकता है। दूसरा, लिक्विड का जो हम पानी ले रहे हैं, पानी का वेपर प्रेशर पेट्रोल के कंपैरिजन में कम होगा। अगर कम होगा तो हमारे पास उसका प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर बढ़ाना तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। इसको दूसरे तरीके भी से समझ सकते हो। अगर एक टावर है, एक टावर पे है, तुम मान के चलो कि तुम 4th फ्लोर पे हो, तुम्हारा दोस्त जो है वो हमारे पास 10th फ्लोर पे है और दोनों को 30 फ्लोर पे जाना है, तो जितना जो ऊपर होगा वो जल्दी पहुंचेगा,
जो जितना नीचे होगा वो उतना लीड से पहुंचेगा। तो सेम है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर करने के लिए उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। और दूसरा, जिसका कम वेपर प्रेशर है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ से समझना कि वेपर प्रेशर हमारे पास इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन बॉइलिंग टेम्परेचर। ये छोटा सा चीज़ है जो यहाँ से आपको याद रखना है। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना कम उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून।